गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर 10+2 का उसका रिवीजन। वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन में आप लोगों को आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ऐसा सोच के ये वीडियो मैंने बनाई हुई है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आपने पढ़ना सारा है, लेकिन कितने नंबर के आएंगे प्रश्न वो हम बात करेंगे। तो कटा हुआ पोर्शन जो इस चैप्टर का है उसमें सबसे पहला है महाजनपद। यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। राज्य धर्म के नवीन सिद्धांत, यहाँ से भी आप लोगों को प्रश्न नहीं आ रहे हैं। और अभिलेख, अशोक के शासनकाल में निर्मित अभिलेखों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अभिलेख जिनका अशोक के शासनकाल में निर्माण हुआ वो भी एग्जामिनेशन में आपको नहीं आ रहा है। सबसे पहला प्रश्न जो इसमें हम बात करेंगे वो है मौर्य काल के स्रोत। मौर्य काल को जानने के स्रोत हमने पहले भी बात की है। बात मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, इसके साथ साथ में अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, मोहरे इत्यादि जो मौर्य शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज जो आता है एग्जामिनेशन में कौन था या इंडिका से क्या अभिप्राय है। तो मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। वो 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक उसके दरबार में रहा। उसने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, जिससे मौर्य काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न कौटिल्य कौन था, अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा वो एक महान विद्वान, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका नाम था अर्थशास्त्र उसकी रचना की। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये प्रश्न 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, तो आप लोगों ने ये करना। अगला प्रश्न है विशाखादत्त कौन था। विशाखादत्त एक महान इतिहासकार तथा विद्वान थे। उन्होंने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिससे मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा विशाखादत्त का जो दूसरा ग्रंथ है उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ये भी 2 या 3 नंबर के प्रश्न में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था किसने की, तो हमें पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से की थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और यह स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में हुई थी। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ा गया युद्ध, सेल्यूकस जो कि सिकंदर का उत्तराधिकारी था, 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और उसमें उनकी संधि हुई जिससे मेगस्थनीज को राजदूत के तौर पर उसने भेजा। उसे हाथी दिए, उसकी सेल्यूकस को उसने हाथी दिए और उसकी बेटी हिलना से विवाह किया और 4 महत्वपूर्ण प्रांत भी मिले। अगला प्रश्न है अशोक के जीवन पर कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न जो है 4 नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा उसके जीवन में। उसने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया, युद्ध के स्थान पर उसने धर्म की नीति अपनाई और साथ ही साथ उसने लोगों की भलाई के लिए कार्य किए। बौद्ध धर्म को उसने अपनाया। उसने प्रजा के कल्याण को अपना मुख्य उद्देश्य बना दिया और एक ऐसा शासक जिसने बिना युद्ध लड़े एक लंबे समय तक शासन किया। तो अशोक के जीवन पर कलिंग युद्ध का बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके पॉइंट्स हमने किए थे। युद्ध के स्थान पर धर्म की नीति उसने अपनाई, व्यक्तिगत जीवन उस पर प्रभाव पड़ा, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ठीक, लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए। लेकिन इसका जो एक और प्रभाव पड़ा वो था सैनिक अयोग्यता, मतलब कि इसके कारण मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत कमज़ोर हो गई थी और बाद में अशोक की मृत्यु के पश्चात जो सबसे बड़ा कारण रहा पतन का, वो भी एक ये कारण रहा है सेना का कमज़ोर होना। तो ये प्रश्न 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक का योगदान। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले उसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित किया, प्रशासनिक कदम कई उसने उठाए, उसने कई धर्म यात्राएँ की, साथ में ही उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, बौद्ध विहारों, बौद्ध स्तूपों का उसने निर्माण करवाया, लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। और उसके शासनकाल में तीसरी बौद्ध महासभा भी हुई और विदेशों में प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसका रहा। अगला प्रश्न है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म ये बौद्ध धर्म नहीं था बल्कि सभी धर्मों के लिए गए अच्छे जो थे वो सिद्धांत इसमें थे। ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में 3 या 4 नंबर के प्रश्न में आता है। तो बड़ों का याद रखना, छोटों से प्रेम करना, कभी झूठ ना बोलना, सच बोलना, ये इसके बहुत सारे कारण
सिद्धांत थे। अगला प्रश्न है अशोक की महानता के क्या कारण थे, अशोक को क्यों महान कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है अशोक का इतिहास में स्थान। तो विशाल साम्राज्य था, उसकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, साथ में उसने अशोक का धम्म एक कारण रहा, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार उसने किया, शांति की नीति अपनाई, कला और साहित्य के क्षेत्र में उसके शासनकाल में बहुत सारा विकास हुआ, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध उसने स्थापित किए। तो 4 या 5 नंबर प्रश्न में भी आता है। अगला है मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध। प्रश्न हमने किया हुआ है जिसमें सबसे पहले केंद्रीय शासन प्रबंध में राजा, फिर मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, अधिवक्ता, समाहर्ता, अमात्य। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन प्रबंध की बात करें तो 4 प्रांतों में पहले था, फिर 5 हो गए, मगध प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पूर्वी प्रांत, दक्षिण प्रांत और लास्ट में कलिंग प्रांत। तो इनकी राजधानियां भी उन्होंने स्थापित की, जैसे कलिंग की राजधानी तोशाली को बनाया, मगध प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र भी रहा है, उत्तरी पश्चिम प्रांत की राजधानी तक्षशिला और पूर्वी प्रांत की राजधानी उज्जैन थी। ये हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने कॉपी से ये पढ़ना है, इसको लर्न करना है, बहुत ही ज़रूरी ये प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो प्रश्न है ये भी 4 नंबर में आता है। अगला जो प्रश्न है 5 या 4 नंबर में पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो अशोक का उत्तरदायित्व माना जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन के, कि उसने जो नीतियाँ अपनाई उसके कारण एक तो सेना कमजोर है क्योंकि उसने त्याग कर दिया, बहुत सारा धन उसने खर्च किया, आर्थिक रूप से मौर्य साम्राज्य का जो है वो पतन हुआ। कमजोर उत्तराधिकारी, अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें है जो कि मौर्य साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। तो हम मैंने इसके 4-5 पॉइंट आप लोगों को करवाए हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। अगला प्रश्न जो 2 नंबर में आता है, पुष्यमित्र शुंग कौन था। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य का पतन किया और शुंग वंश की स्थापना की। वो एक महान शासक था जिसने शुंग वंश को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान है, या उसने की स्थापना उसकी। सातवाहन कौन थे, ने किया क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर में आता है। सातवाहन कौन थे, सातवाहन आंध्र जाति से संबंधित थे और इसकी स्थापना सिमुक ने की थी, और गौतमी पुत्र सातकर्णी इनका सबसे शक्तिशाली शासक रहा है, उसने उसके शासनकाल में सातवाहन वंश का बहुत सारा विकास हुआ। ठीक है, तो सिमुक ने इसकी स्थापना की और गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला है शक कौन थे, ये भी हमने किया। शक मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति से संबंध रखते थे और ये कई जातियों में जो है वो विभाजित हुए। क्षत्रप अपने आप को एक क्षत्रप कहलाते थे, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन में इनके थे और रुद्रदामन इनका सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। यह प्रश्न आपने कर लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन एक और आता है, संगम साहित्य से क्या अभिप्राय है। संगम तमिल कवियों के सम्मेलन को कहा जाता है जो पांड्य की राजधानी मदुरई में हुई थी, जिसमें जो 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी मध्य हुई थी और इसमें कई साहित्य की रचना की, शिल्पकादिकारम और मणिमेखलई उस काल। तो संगम साहित्य के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 2 नंबर का आता है। नेक्स्ट है हिंद यूनानी कौन थे। हिंद यूनानी 200 ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में उत्तरी पश्चिम भारत के एक बहुत बड़े भाग में उन्होंने शासन किया। ये बैक्टीरिया के रहने और मिनांडर इनका सबसे शक्तिशाली शासक था। मिनांडर एक शक्तिशाली शासक हिंद यूनानियों का। ये प्रश्न भी 2 नंबर में आता है। अगला है कुषाण कौन थे, ये हमने किया हुआ है बड़े डिटेल में। कुषाण चीन की यूची जाति से संबंध रखते थे और ये भारत में आकर 5 शाखाओं में विभाजित हुए। कडफिसस प्रथम ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कडफिसस प्रथम ने कुषाण वंश की स्थापना की थी और कनिष्क इस काल का, इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। अगला प्रश्न बड़े उसमें आता है, कनिष्क की विजयों का वर्णन करो। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक और उसकी कई विजय है, जैसे चीन की विजयों का मैंने वर्णन किया। अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, आप लोगों ने ध्यान से उसको देख लेना है, जो हमने करवाया है मैंने सारा। कश्मीर की विजय है, मगध की विजय है उसकी, बंगाल की विजय, फिर चीन से युद्ध उसने किया है, सिंध की विजय, और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना उसने की थी। इसके साथ साथ ही वो एक साहित्य प्रेमी था, कला प्रेमी था, बौद्ध धर्म का में उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया बौद्ध धर्म के प्रसार में। तो ये 4 नंबर में 5 नंबर में प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, आप लोगों ने करना है। अब आते हैं गुप्त साम्राज्य की स्थापना की बात। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको लिखाया हुआ है। श्रीगुप्त ने की थी, उसके बाद घटोत्कच इसका शासक बना, लेकिन इस साम्राज्य का पहला सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो स्थापना की श्रीगुप्त ने और प्रथम शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की, जो अगला प्रश्न में आता है। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक। इसके ऊपर प्रश्न आता है कि उसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो उसकी विजयों के बारे में हमने बात की। उत्तरी भारत की विजय, जिसमें उत्तरी भारत के 3 राज्यों अच्युत, नागसेन और कोट वंश के राजाओं को पराजित किया उसने। इसके साथ ही उसने
उत्तर भारत के 7 अन्य राजाओं के एक संगठन को भी पराजित किया। दक्षिण भारत की विजयों की बात करें तो 12 राजाओं के संघ को उसने पराजित किया जो विष्णुगुप्त के नेतृत्व में इसके साथ लड़ रहे, लेकिन उनको अपने साम्राज्य में उसने सम्मिलित नहीं किया। इसके साथ साथ में ही उसने जंगली जातियों पर आक्रमण किया, गणतंत्री जातियों को हराया, सीमांत प्रदेशों पर अधीनता और अश्वमेध यज्ञ उसने करवाया। अब बात आती है उसे भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। हमने बात की थी, डॉक्टर वी ए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था क्योंकि उसने अपने जीवन में जो जितने भी युद्ध लड़े उसमें विजय प्राप्त की। नेपोलियन हालांकि फ्रांस का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, रूस और यूरोप के देशों ने मिलकर उसे वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था, जबकि समुद्रगुप्त अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। ये प्रश्न भी 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, आपने करना है। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का वर्णन। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किया। बात करते हैं वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किए, नागवंश से स्थापित किए, बाकड़क शासकों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। साथ में उसने मालवा, गुजरात, काठियावाड़ की विजय उसने प्राप्त की, लेकिन शकों को हराना उसके जीवन की सबसे बड़ी विजय थी, जिसके बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। साथ में उसने बंगाल की विजय, वल्लभ की विजय, साम्राज्य, ये भी 4 नंबर या 5 नंबर के प्रश्न में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध। ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। केंद्रीय शासन प्रबंध की बात करें, राजा सबसे शक्तिशाली था। और मंत्रियों की बात करें तो राजा ने महाराजा धीराज और परम भंडारकर की उपाधि धारण की थी। मंत्रियों की अगर हम बात करें तो संधि विग्रहित, युद्ध और शांति का मंत्री हमने किया है। महादंड नायक आपने करना है वहाँ से, महाप्रतिहार, दंडपाशिक, महाबालाधिकृत, ठीक है। प्रांतीय प्रबंध की बात करें तो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और उसके शासक को उपरीक। ये प्रश्न भी 2 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आते हैं। उपरीक से क्या अभिप्राय है, भुक्ति से क्या अभिप्राय है, तो आप लोगों ने ये करने हैं। साथ में ही स्थानीय प्रबंध की बात करें तो उसने जिलों को विभाजित किया था विषयों में और उसके प्रधान को विषयपति कहा जाता था। तो इस प्रकार से गुप्तों के शासन प्रबंध के ऊपर भी 4 या 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं इस गुप्तों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, भारत का स्वर्ण युग। तो इस काल में बहुत सारे विकास, राजनीतिकता की बात करते हैं हम कि पहले गुप्त शासक मौर्य के बाद ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। उसके बाद अच्छी शासन प्रणाली उन्होंने स्थापित की, लेकिन इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति हुई। आर्यभट्ट जो कि इस काल का महान वैज्ञानिक था, खगोल शास्त्री था, उसने आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तकों की रचना की। साथ में ही ब्राह्महीर जिसने बरहित संहिता की रचना की, फिर सुश्रुत, चरक, ये सारे इस काल में हुए। साहित्य क्षेत्र की बात करें तो कालिदास इस काल का सबसे महान साहित्यकार था। विशाखादत्त, अमर सिंह, ये हमने बात की हुई है सारे, आप लोगों ने ये करना है वहाँ से डिटेल में। साथ में वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में भी इस काल में बहुत सारी उन्नति हुई। न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी देशों, विदेशों से भी व्यापार मौर्य शासकों ने स्थापित किया। कला के क्षेत्र की बात करें, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, मूर्तियों का निर्माण हुआ। कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति हुई। चाहे बात मथुरा का शिव मंदिर हो, तिगवा का विष्णु मंदिर हो, या फिर भितरी गांव का मंदिर हो, तो गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर जो है वो एस्टेब्लिश हुए। साथ में ही इस काल में धार्मिक सहनशीलता इन शासकों ने अपनाई। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारा विकास इस काल में हुआ। तो कुल मिला के कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जो इस काल में जो नहीं हुआ। तो आपने जो पहले पॉइंट इसमें लिखने हैं फटाफट से मैं बताऊं आपको। राजनीतिक एकता में बात करनी है, अपने विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति, साहित्य के क्षेत्र में उन्नति, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में उन्नति, और कला तथा साहित्य के क्षेत्र में उन्नति। ये 4.5 पॉइंट तो आपने बिल्कुल लिखने ही लिखने हैं इसमें, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 2-3 पॉइंट आप और जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं वो भी आप कर सकते हैं। बीच में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे आर्यभट्ट कौन था, तो उसी में है वो। ब्राह्महीर कौन था या बृहद संहिता की रचना किसने की, उसी में है। साथ में अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन था, कालिदास कौन था, ये सारे प्रश्न इसमें बीच में ही है, छोटे क्वेश्चन, तो ये भी आप लोगों ने करना है। वैसे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आता। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। एक बड़ा साम्राज्य लेकिन उसका पतन हो गया। बहुत सारे कारणों में जो सबसे बड़ा कारण रहता है सभी साम्राज्यों का, वो है कमजोर उत्तराधिकारी। तो गुप्त शासकों के जो कमजोर उत्तराधिकारी थे वो एक बड़ा कारण बने। सेना का कमजोर होना एक कारण रहता है। आर्थिक जो कमजोरी है एक बड़ा कारण रहता है। साथ में ही आंतरिक विद्रोह, फिर हुणों के आक्रमण इस काल का सबसे बड़ा कारण रहा है जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। क्योंकि जब तक समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त या बाद में विक्रमादित्य जैसे शासक रहे, उन्होंने बड़े अच्छे से, लेकिन कमजोर शासक इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। इलाहाबाद स्तंभलेख जिसके हमने प्रश्न किया 2 नंबर में आता है कि हरिसेन कौन था, ऐसे भी आ सकता है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था, उसने इलाहाबाद स्तंभलेख की स्थापना की। इसलिए
समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 2 या 3 नंबर के प्रश्न में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वसुमित्र की। वसुमित्र जो कि कनिष्क के काल का एक महान विद्वान था। वसुमित्र, उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था महाविभाष। उसने कनिष्क द्वारा बौद्ध की जो चौथी महासभा थी उसकी अध्यक्षता भी की थी। तो ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में 2 नंबर में आता है। अश्वघोष, अगला प्रश्न हम कर रहे हैं। अश्वघोष कौन था? कनिष्क के दरबार का महान विद्वान। उसने बुद्ध चरित्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। साथ में उसने सौदरानंद और ब्रज सूची नामक ग्रंथों की भी रचना की। ये प्रश्न भी 2 नंबर में आते हैं। वो बहुत महान वो एक साहित्यकार था जिसकी तुलना जो है मिल्टन और कैंट से भी की जाती है। मैंने सारे करवाए हुए हैं आप लोगों को, अगर नहीं किए हैं तो आपने पिछली वीडियो मेरी देख सकते हो। नागार्जुन, अगला प्रश्न 2 नंबर में जो आता है, कनिष्क के दरबार का ही महान दार्शनिक था। उसने माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। वो एक बहुत ही महान विद्वान था और एक ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। कालिदास, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कालिदास की रचनाओं की हम बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवंशीय जैसे बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना, संस्कृत में लिखे गए नाटक है उनकी रचना की, जिससे कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। अंत में हम बात करते हैं और भी प्रश्न जैसे गंधार कला शैली। गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली, ये दोनों शैलियाँ कुषाण काल में बहुत सारा प्रसिद्ध। इन शैलियों में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया। दोनों ही इसकी विशेषताएं हमने की हुई है। ये 3 नंबर या 4 नंबर या 2 नंबर की क्वेश्चन में भी ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं, दोनों प्रश्न। तो आप लोगों ने ये कर लेना, मैंने करवाए हुए हैं आपको। आप नहीं किए हैं तो आप मेरी जो पहली वीडियो इस चैप्टर की वो देख सकते हो, हरगढ़ पाठशाला कार्यक्रम में जाकर बड़े डिटेल में हमने ये किया हुआ है। फाहियान, अगला प्रश्न आता है, कौन था? 3 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में पूछा जाता है वैसे ज़्यादातर। एक प्रसिद्ध चीनी यात्री, जो प्रथम चीनी यात्री था जो भारत आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, उसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था शिजुकी फोकी कोकी के नाम से भी उसको जाना जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में आने का था बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, और उसने ऐसा किया भी। वो सभी उन महान स्थलों में गया जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड थे, और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ उसने लिखा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमने किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने वो पढ़ लेने हैं सारे। बाकी ये प्रश्न आप लोगों ने रिवाइज करने हैं ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके अलावा सभी प्रश्न जो आप लोगों को करवाएं वो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, तो आप लोगों ने वो करने हैं। साथ में ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो जो 3rd चैप्टर की आपकी, वो 3rd 4th चैप्टर की, वो फटाफट से मैं बना के आपको भेज रहा हूँ। तो आप लोगों ने जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न हमने किए उसको लर्न करो। जो पिछली वीडियो है उनको बार बार देखो ताकि आप लोगों को वैसे ही लर्न हो जाए सुन के, क्योंकि ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं। आप लोगों ने ये कर लेना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।